अब इसमें देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसमें ईटीसी होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है जो 4 कॉम्प्लेक्सेस मिलकर बनी होती है। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन भी कहते हैं इसमें, क्योंकि फास्फोरिलेशन की क्रिया का मतलब होता है कि एटीपी का निर्माण, एटीपी की फॉर्मेशन। और ये एटीपी की जो फॉर्मेशन है वो ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव ऑक्सीडेशन रिडक्शन एनर्जी के माध्यम से होती है, इसकी हेल्प से होती है। तो ये कौन सी एनर्जी होती है? ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन एनर्जी होती है। इस एनर्जी की हेल्प से ये एटीपी फॉर्मेशन होती है। और ये इस पूरी क्रिया चूँकि ऑक्सीजन पर डिपेंड करती है, ऑक्सीजन में मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, इसलिए ये ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है, पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वो एफएमएन प्रोटीन होती है, फ्लेवो मोनो न्यूक्लियोटाइड। ये पाई जाती है NADH2 डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में पाई जाने वाली प्रोटीन एफएमएन प्रोटीन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है। और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है या ऑक्सीजन एटम होता है। ठीक है, तो यहाँ तक की बात तो समझ में आती है आपको। इसके बाद देखते हैं कि इसमें ETC में या ETS में जो 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो पूरा है 5 कॉम्प्लेक्स से बना हुआ है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है वो 4 कॉम्प्लेक्स से मिलकर बनी होती है। 5वां जो होता है वो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में हेल्प करता है। इसलिए जो 5 कॉम्प्लेक्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहला कॉम्प्लेक्स है NADH2 डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। दूसरा जो है वो है FADH2 डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, और इसे कहते हैं, दूसरा नाम है इसका सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। ये सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम जो होता है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के इनर साइड में, मैट्रिक्स वाली साइड में होता है, और बाकी सारी जो हैं कॉम्प्लेक्स हैं वो मैट्रिक्स में पाई जाती हैं। और सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेस जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये कॉम्प्लेक्स डिहाइड्रोजनेस एंजाइम जो है क्रेब्स चक्र में सक्सेनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में बदलने का काम करते चेंज करती है, और साथ ही साथ FAD प्लस को रिड्यूस करके FADH2 का निर्माण करती है। यहाँ पर ETS में यही सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स कहलाता है, और ये कॉम्प्लेक्स FADH2 को जो खुद यही बनाता है FADH2, इस FADH2 को ऑक्सीडाइज करता है FAD प्लस में। ठीक है। साइटोक्रोम 20 थर्ड कॉम्प्लेक्स का नाम है साइटोक्रोम BC1, इसको साइटोक्रोम C रिडक्टेज भी कहते हैं। और चौथा जो है कॉम्प्लेक्स, इसका नाम है साइटोक्रोम AA3 या साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ठीक है, तो इसके बाद ये चारों हो जाते हैं ETC के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्स हैं। और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के जो कॉम्प्लेक्स है उसको कहते हैं 5th कॉम्प्लेक्स, और ये इसका नाम है FOF1 पार्टिकल ATPase या ATP सिंथेस। ठीक है, इसमें क्योंकि ओलिगोमाइसिन होता है इसलिए इसको FO कहते हैं, और F1 को में ATP सिंथेस एंजाइम होता है। ठीक है, तो ये सब पाँचों मिलकर बनाते हैं ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें ध्यान देने योग्य कि इसमें कॉम्प्लेक्स सेकंड जो होता है वो प्रोटॉन को मैट्रिक्स से माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पंप नहीं करता है, जबकि बाकी बचे 3 जो होते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ, ये प्रोटॉन पंप का काम करते हैं। प्रोटॉन को मैट्रिक्स से माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में भेज देते हैं, पंप कर देते हैं। ठीक है, अब जो एनर्जी हम देखते हैं वो एनर्जी 2 प्रकार की एनर्जी होती है। एक तो एनर्जी होती है जो डायरेक्ट प्राप्त होती है, और जिसे हम डायरेक्ट एनर्जी कहते हैं, और एक होती है इनडायरेक्ट एनर्जी। तो डायरेक्ट एनर्जी और इनडायरेक्ट एनर्जी में ये फ़र्क है कि डायरेक्ट एनर्जी होती है वो SLP के माध्यम से प्राप्त होती है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फेट के माध्यम से प्राप्त होती है, जैसे कि इसमें 4 ATP हमें प्राप्त होते हैं। जबकि इनडायरेक्ट एनर्जी जो होती है वो हमें NADH2 और FADH2 के रूप में प्राप्त होती है। इनडायरेक्ट एनर्जी जो है वो हमें NADH2 और FADH2 के रूप में प्राप्त होती है, और ये दोनों क्या होते हैं, रिड्यूस्ड फॉर्म होते हैं,
रिड्यूस्ड फॉर्म होते हैं। किसके रिड्यूस फॉर्म होते हैं? NAD प्लस के NADH2 रिड्यूस फॉर्म होता है और FAD का FADH2 रिड्यूस फॉर्म होता है। ETS में क्या होता है कि ETS में इसका ऑक्सीडेशन होता है और इसका ऑक्सीडेशन होता है ETS में और बन जाते हैं NADH2 से बन जाते हैं NAD प्लस और FADH2 से बन जाता है FAD प्लस बन जाता है और ये फिर दोनों वापस लोड होने के लिए क्रेब्स साइकिल में चले जाते हैं। जब NAD जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होता है इसका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कौन सा हो गया? NAD प्लस FAD प्लस। रिड्यूस्ड फॉर्म कौन सा हो गया? NADH2 FADH2। ठीक है। और ETS में क्या होता है? इसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होते समय इसमें से कुछ ETS में कुछ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन निकलते हैं और ये हाइड्रोजन और प्रोटॉन जो होते हैं कहाँ चले जाते हैं? ये दोनों चले जाते हैं ETS के लास्ट में और कॉम्प्लेक्स 4 में चले जाते हैं और कॉम्प्लेक्स 4 से जब होकर ये वापस मैट्रिक्स में जाते हैं तब इन इलेक्ट्रॉन को हाफ O2 मॉलिक्यूल ले लेता है। इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा? हाफ और O2 मॉलिक्यूल ले लेगा और बना देगा H2O। H2O को कहते हैं मेटाबॉलिक वाटर। ये मेटाबॉलिक वाटर कहलाता है और हाफ O2 मॉलिक्यूल जो होता है इसको इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद और H आयन को लेने के बाद और प्रोटॉन को या H आयन को लेने के बाद H2O में बदल जाता है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है और H2O क्या हो गया? रिड्यूस्ड फॉर्म में। तो ये है लास्ट रिएक्शन, फाइनल रिएक्शन है। टर्मिनल रिएक्शन कह सकते हैं इसे, हम क्या कह सकते हैं? टर्मिनल रिएक्शन। ये टर्मिनल रिएक्शन कहलाती है क्योंकि अंत में और मैट्रिक्स में उपस्थित ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लेकर और H आयन की उपस्थिति में H2O का निर्माण कर लेता है। तो इसमें दोबारा से देख लीजिए, इनडायरेक्ट एनर्जी जो होती है वो NADH2 और FADH2 के रूप में होती है और ETS में जाने के बाद इसका ऑक्सीडेशन होता है और ये बना लेते हैं FADH2 और FAD और NAD बना लेते हैं। ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होते हैं और ये क्रेब्स साइकिल में चले जाते हैं। इस समय ये अनलोडेड हो चुके होते हैं और क्रेब्स साइकिल में लोड होने के लिए चले जाते हैं। इस ऑक्सीडेशन में NADH2 और FADH2 के ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन आयन और प्रोटॉन रिमूव होते हैं। ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं ये सीधे ETS में के अंतिम कॉम्प्लेक्स FOF1 पार्टिकल या ATPS या ATP सिंथेस में से ट्रांसफ़र होते हुए निकलते हुए मैट्रिक्स में पहुंच जाते हैं और जब ये इसमें से पार हो जाते हैं, इसमें से ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, उस वक्त इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले लेता है और H आयन के साथ ही रिएक्शन करके H2O मेटाबॉलिक वाटर बना लेता है। ये जो क्रिया है, रिएक्शन है, ये टर्मिनल पोजीशन पर होती है, इसलिए इसे टर्मिनल रिएक्शन कहते हैं। एक बात और देखने वाली बात है इसमें कि जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है और कॉम्प्लेक्स सेकंड होता है, इन दोनों से ही UV क्यूनॉन इलेक्ट्रॉन को लेता है और इलेक्ट्रॉन को लेकर ये कॉम्प्लेक्स थर्ड को दे देता है। तो जो UV क्यूनॉन जो होता है, पहले देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो होता है उसे हम कहते हैं NADH2 डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। इसमें NADH2 जो है इसके अंदर दो मॉलिक्यूल होते हैं, दो प्रोटीन होती हैं, एक होता है FMN और एक होता है FES और FMN। ये दो प्रोटीन होती हैं NADH2 में और ये बनाता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। NADH2 इस कॉम्प्लेक्स फर्स्ट लिख लेते हैं जगह कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में होती हैं दो प्रोटीन। NADH2 डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स में दो प्रोटीन होती हैं FMN और FES। FMN का नाम होता है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और ये फेरस सल्फेट होती है या फेरिक सल्फेट होता है। ठीक है, तो ये होता है पहला
ये तो हो गया पहला। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है यूबी क्यूनॉन में, यूबी क्यूनॉन में, ठीक है। किस में जाता है? यूबी क्यूनॉन में। यूबी क्यूनॉन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन लेकर ये डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को दे देता है साइटोक्रोम Bc1 को, साइटोक्रोम Bc1 को ये इलेक्ट्रॉन दे देता है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक और कैरियर होता है, इलेक्ट्रॉन यूवी क्यूनॉन क्या है? कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर, ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इलेक्ट्रॉन को ये कैरी करता है, ट्रांसफ़र कर देता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स थर्ड को, कॉम्प्लेक्स थर्ड को ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है। तो इलेक्ट्रॉन कैरियर है ये यूवी क्यूनॉन। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स थर्ड से कॉम्प्लेक्स फोर तक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये क्या है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। और ऐसे ही एक और इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी जो है ये एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये भी एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम Bc1 से लेकर इलेक्ट्रॉन को लेकर मूव करता हुआ जाता है और साइटोक्रोम AA3 को दे देता है। और साइटोक्रोम AA3 क्या है? कॉम्प्लेक्स 4, क्या है? कॉम्प्लेक्स 4 को ये दे देता है। इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन जो है कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुंच जाता है और कॉम्प्लेक्स 4 के बाद इलेक्ट्रॉन मैट्रिक्स में ऑक्सीजन को मिल जाता है और ऑक्सीजन से हाफ O2 मॉलिक्यूल को मिल जाता है और इससे बन जाता है H2O। और इलेक्ट्रॉन मिल जाता है हाफ O2 मॉलिक्यूल को और यहाँ से चला जाता है, यहाँ से इसे लेने के बाद इस ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता है और हाइड्रोजन से रिएक्ट करके प्रोटॉन से रिएक्ट करके बना लेता है, मेटाबॉलिक वाटर बना लेता है। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में FMN और FES दोनों पाए जाते हैं और कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले FMN को मिलता है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले FMN को मिलता है, तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यूवी क्यूनॉन जो कि एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है को मिलता है और यूवी क्यूनॉन इसको लेकर इलेक्ट्रॉन को लेकर साइटोक्रोम Bc1 में चला जाता है जो कि कॉम्प्लेक्स 4 है। और साइटोक्रोम Bc से साइटोक्रोम AA3 में ट्रांसफ़र करने के लिए साइटोक्रोम C होता है। ये साइटोक्रोम C भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है और ये साइटोक्रोम Bc1 से लेकर इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम AA3 को दे देता है यहाँ से और हाफ O2 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और रिड्यूस होकर प्रोटॉन से रिएक्ट करके H2O का निर्माण करता है, मेटालिक वाटर का निर्माण करता है। इसमें हमने ये देखा कि यूवी क्यूनॉन जो है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन को लेता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेकंड जो है कॉम्प्लेक्स सेकंड से भी यूवी क्यूनॉन ही इलेक्ट्रॉन लेता है। कॉम्प्लेक्स सेकंड से भी इलेक्ट्रॉन जो लेता है यूवी क्यूनॉन ही लेता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सेकंड में कौन सा होता है? प्रोटीन FES होता है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में FMN और FES होता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट सेकंड में FES होता है। साइटोक्रोम Bc1 में FES होता है और साइटोक्रोम AA3 में Fe और कॉपर होता है। Fe और कॉपर होता है, कॉपर 2 होते हैं इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार यह है कि हमने क्या देखा इसमें कि इलेक्ट्रॉन जो सबसे पहले लेता है वो FMN मॉलिक्यूल प्रोटीन लेती है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट की, उसके बाद FES को दे देती है इलेक्ट्रॉन, उसके बाद कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से चला जाता है यूवी क्यूनॉन में। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स सेकंड से भी यूवी क्यूनॉन में ही आता है और ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम Bc1 में या कॉम्प्लेक्स थर्ड में चला जाता है। वहाँ से मोबाइल कैरियर साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र साइटोक्रोम 4 में कर देता है। तो साइटोक्रोम यूवी क्यूनॉन जो है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स थर्ड को
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है और कॉम्प्लेक्स सेकंड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है कॉम्प्लेक्स फोर्थ को, कॉम्प्लेक्स थर्ड को। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स थर्ड को इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से भी और सेकंड से, दोनों से ही यूबिक्विनोन ट्रांसपोर्ट करता है। साइटोक्रोम सी जो है ये भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और लेकिन ये केवल साइट कॉम्प्लेक्स थर्ड से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है कॉम्प्लेक्स फोर को ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आती है। तो दोनों ही मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। यूबिक्विनोन भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है और साइटोक्रोम सी भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। अब कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि साइटोक्रोम के क्रम पूछा जाता है कि साइटोक्रोम किस क्रम में लगे होते हैं। तो साइटोक्रोम का जो क्रम पूछा जाता है अधिकतर पेपरों में पीजीटी में पूछा जाता है। तो साइटोक्रोम बी, इसके बाद आता है साइटोक्रोम C1, इसके बाद आता है साइटोक्रोम C, और इसके बाद आता है साइटोक्रोम A, इसके बाद आता है साइटोक्रोम A3। इस प्रकार क्रम से लगे रहते हैं। साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम C1 ये मिलकर बनाते हैं कॉम्प्लेक्स थर्ड, और साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3 मिलकर बनाते हैं कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है, लेकिन साइटोक्रोम सी किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, ये केवल मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। अगर ये पूछा जाए कि साइटोक्रोम थर्ड से साइटोक्रोम कौन सा ऐसा साइटोक्रोम है जो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है, तो साइटोक्रोम सी, या कौन सा ऐसा साइटोक्रोम है जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर का तरह कार्य करता है, तो साइटोक्रोम सी है। एक बात हमेशा याद रखना कि जो ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से लेकर कॉम्प्लेक्स 5 तक जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ये अपने रेडॉक्स पोटेंशियल के गिरते हुए क्रम के अनुसार होते हैं। रेडॉक्स मान लीजिए कि ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ये स्थित है, तो सबसे ऊपर की तरफ कौन सा होगा? सबसे ऊपर की तरफ जो होगा वो होगा NADH2 डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, ये होगा सबसे ऊपर को, क्योंकि इसका रेडॉक्स पोटेंशियल बहुत हाई होता है। रेडॉक्स पोटेंशियल वेरी हाई होता है, इसका सबसे अधिक होता है, वेरी हाई होता है। और सबसे कम जो होता है वो होता है रेडॉक्स पोटेंशियल जो सबसे कम होता है वो होता है किसका होता है? कॉम्प्लेक्स 5 का। कॉम्प्लेक्स 5 का सबसे कम रेडॉक्स पोटेंशियल होता है। तो रेडॉक्स पोटेंशियल के कम होते हुए क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए होते हैं। सबसे अधिक रेडॉक्स पोटेंशियल जो होता है वो NADH2 डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स का या कॉम्प्लेक्स 1 का होता है, और कॉम्प्लेक्स 1 का सबसे हाई रेडॉक्स पोटेंशियल होने के कारण ये सबसे आगे की तरफ, सबसे पहले की तरफ लगा होता है। इसके बाद जो रेडॉक्स पोटेंशियल होता है कम होता है वो होता है FADH2 डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स का, जो इसके बाद लगा होता है, और उसके बाद फिर साइटोक्रोम BC1 का, उसके बाद फिर साइटोक्रोम AA3 का, उसके बाद सबसे लास्ट में कॉम्प्लेक्स 5 का सबसे कम रेडॉक्स पोटेंशियल होता है। इस प्रकार ये अरेंज होते हैं जिससे कि इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से हो सके। यह हम ये कह सकते हैं कि रेडॉक्स पोटेंशियल सबसे कम होता है, तो इसे यह होगा हाईली ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, इसीलिए इसका रेडॉक्स पोटेंशियल बहुत कम होता है, क्योंकि ये हाईली ऑक्सीडाइज्ड होते हैं और यहाँ पर इसीलिए ऑक्सीजन यहाँ पर होता है। ऑक्सीजन की रिएक्शन इस कॉम्प्लेक्स 5 में होती है। ये लो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, हाईली रिड्यूस्ड होते हैं। हाईली कैसे होते हैं? ये ऊपर वाले हाईली रिड्यूस्ड होते हैं। रेडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा होने का मतलब क्या है? हाईली रिड्यूस्ड। ये रेडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा होता है या हाईली रिड्यूस्ड होते हैं, ये इनका रेडॉक्स पोटेंशियल बहुत कम होता है, अर्थात हाईली ऑक्सीडाइज्ड होते हैं।
माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होते हैं इसमें इस प्रकार क्रस्टी होते हैं। क्रस्टी क्यों होते हैं? क्रस्टी इसलिए होते हैं जिससे कि अधिक से अधिक इनकी सरफेस को बढ़ाया जा सके, अधिक से अधिक रेस्पिरेशन की क्रिया, ईटीएस की क्रिया अधिक से अधिक हो सके, इसलिए इनमें क्रस्टी पाई जाती हैं। क्रस्टी इनफोल्डिंग होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनफोल्डिंग होती हैं और ये मेम्ब्रेन सरफेस को बढ़ाने का काम करती हैं, इंक्रीज करने का काम करती हैं। इन पर पाए जाते हैं ऑक्सीसोम्स पाए जाते हैं और बाकी सारे ये क्रियाएं इनर मेम्ब्रेन में ही होती हैं। तो इनर मेम्ब्रेन में जो पहला हो गया कॉम्प्लेक्स फर्स्ट हो गया, ये कॉम्प्लेक्स सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया और ये कॉम्प्लेक्स 5 हो गया। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में क्या होता है कि NADH2 का ऑक्सीडेशन होता है, NADH2 का ऑक्सीडेशन होता है, NADH2 का ऑक्सीडेशन होता है और बन जाता है, ये बन जाता है NAD प्लस में बदल जाता है। इस वजह से क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स यूबी क्यूनोन में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? यूबी क्यूनोन में जाते हैं। यूबी क्यूनोन में चला जाता है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाता है कॉम्प्लेक्स थर्ड में। ठीक है, और इस वक्त क्या होता है कि इसी प्रकार जो कॉम्प्लेक्स सेकंड होता है यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है FADH2 का, FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है FAD में। किस में होता है? FAD में, FAD में इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है कॉम्प्लेक्स सेकंड में। और कॉम्प्लेक्स थर्ड तो आपको पता ही है। अब इसमें क्या होता है कि जो इसमें H आयन जो है, प्रोटॉन जो है मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स कौन सा वाला भाग है? ये मैट्रिक्स वाला भाग है, ये मैट्रिक्स वाला भाग है और ये कौन सा है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे हाइड्रोजन आयन निकलेंगे, प्रोटॉन जो निकलेंगे वो मैट्रिक्स से निकलते हैं और कहाँ चले जाते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में चले जाते हैं। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स थर्ड से भी हाइड्रोजन आयन कॉम्प्लेक्स थर्ड से होते हुए पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में चले जाते हैं। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स फोर्थ से भी हाइड्रोजन आयन निकलकर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पहुंच जाते हैं। अब हाइड्रोजन आयन कॉम्प्लेक्स जो हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन की संख्या जो है इसमें अधिक हो जाती है। H आयन जब ज़्यादा हो जाते हैं तो pH का जो लेवल है यहाँ पर जो pH का लेवल है वो कम होने लगता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से हाइड्रोजन निकलने लगते हैं, कम होने लगते हैं, ये हाइड्रोजन आयन कम होने लगते हैं। इस कारण क्या है? pH यहाँ का बढ़ने लगता है, pH हाई होने लगता है और H आयन कम होने लगते हैं मैट्रिक्स में, जबकि पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में H आयन बढ़ने लगते हैं और pH का लेवल कम होने लगता है। यहाँ लिख दे रहे हैं pH का लेवल इसमें कम होने लगता है, H आयन के मान H आयन जो हाई होने लगता है और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में H आयन कम होने लगता है और pH आयन अधिक होने लगता है। ठीक है, तो ये दो बात हो गई, इसे ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, इन्हें याद रखना है। दूसरी बात यह इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन हमने बताया यूवी क्यूनोन जो होता है इलेक्ट्रॉन को लेकर कॉम्प्लेक्स थर्ड में ले जाता है या फिर कॉम्प्लेक्स सेकंड से भी इलेक्ट्रॉन लेकर डायरेक्ट थर्ड में भेज देता है। इस प्रकार यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में हाइड्रोजन आयन का ट्रांसफ़र होता है। इसको हम क्या कहते हैं? H आयन जब ज़्यादा हो जाता है तब ये H आयन क्या है कि कीमो ऑस्मोटिक रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। यहाँ पर कीमोटिक मैकेनिज्म, इसमें क्या हुआ? H आयन जो बहुत अधिक H आयन अंदर आ गए हैं वो H आयन F0 F1 पार्टिकल से होते हुए अंदर की तरफ आने लगते हैं, मैट्रिक्स में आने लगते हैं और जैसे जैसे ये मैट्रिक्स में आते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि ADP से
एडीपी से एटीपी का निर्माण हो जाता है। एटीपी से एटीपी का निर्माण हो जाता है और ये एच आयन जो है वो वाटर में ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाता है। ठीक है, तो ये जो क्रिया है इसमें कीमो ऑस्मोटिक मैकेनिज्म होती है। क्लोरोप्लास्ट में जो F1 पार्टिकल था वो किसमें था, स्ट्रोमा में था, स्ट्रोमा की ओर था या मैट्रिक्स की ओर है। वहाँ एटीपी जो बन रही थी, यहाँ पर एटीपी जो बन रही है वो मैट्रिक्स में बन रही है, और वहाँ पर जो मैट्रिक्स बन रही थी क्लोरोप्लास्ट में वो स्ट्रोमा के अंदर बन रही थी। ठीक है, यहाँ पर जो एच आयन कंसनट्रेशन की जो अधिकता हुई है वो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में हो रही है, जबकि वहाँ पर ल्यूमेन में हो रही थी। यहाँ पर पीएच एच आयन का मान ज़्यादा हो रहा है, पीएच का मान जो कम हो रहा है वो ल्यूमेन में, यहाँ पर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में हो रहा है, वहाँ पर ल्यूमेन में हो रहा था। ठीक है, इस बात को थोड़ा अंतर है, इन अंतरों को थोड़ा याद रखना है। साइटोक्रोम B1C और A, B1C और A, तो ये B1C और A, C रह गया बीच में, C और A, तो ये साइटोक्रोम जो होते हैं इनमें FES प्रोटीन पाई जाती है, FES प्रोटीन पाई जाती है इनमें, और जबकि साइटोक्रोम A3 इसके अंदर Fe भी पाया जाता है और कॉपर पाए जाते हैं। दो कॉपर पाए जाते हैं, Fe पाया जाता है और 2 कॉपर पाए जाते हैं। Fe और 2 कॉपर पाए जाते हैं, या Fe कॉपर प्रोटीन पाई जाती है, हम कह सकते हैं Fe कॉपर प्रोटीन पाई जाती है। Fe कॉपर प्रोटीन पाई जाती है, या Fe में कॉपर जो होते हैं तो 2 मॉलिक्यूल होते हैं। साइटोक्रोम C जो होता है वो किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है। कि साइटोक्रोम C जो होता है, साइटोक्रोम B1C में तो FES प्रोटीन होती है, साइटोक्रोम A3 में Fe कॉपर प्रोटीन होती है, जबकि साइटोक्रोम C जो होता है इसमें ध्यान देना है कि ये वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल होता है। कैसा होता है, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल होता है, और इसमें कोई किसी भी तरह का ये कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है। तीसरी बात इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से अटैच होता है, लेकिन कौन सी साइड में, सी साइड में। सी साइड मतलब साइटोप्लाज्म वाली साइड में, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसकी साइटोप्लाज्म वाली साइड से ये अटैच होता है। तो ये अटैच कहाँ से होता है, सी साइड में, और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के सी साइड में ये अटैच होता है। और ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल होता है, और ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन को ये ट्रांसफ़र करता है कॉम्प्लेक्स थर्ड से कॉम्प्लेक्स 4 में, कॉम्प्लेक्स थर्ड से कॉम्प्लेक्स 4 में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स थर्ड टू कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स थर्ड टू कॉम्प्लेक्स 4। इस प्रकार इतनी बातें इसमें साइटोक्रोम वाले में, साइटोक्रोम के बारे में याद करनी है। साइटोक्रोम सी क्या हो गया, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर हो गया, ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स थर्ड से कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ, अटैच होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की सी साइड में अटैच होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है, और वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल होता है। यूनिकॉर्न क्या होता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन को कैरियर होता है, और इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से और कॉम्प्लेक्स सेकंड से रिसीव करता है, और ट्रांसफ़र करता है कॉम्प्लेक्स थर्ड को ट्रांसफ़र करता है, और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में फ्रीली मूव करता है।